हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में केपीटेक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अगले चैप्टर महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती की अवधारणा। आइए जानते हैं इस चैप्टर में मेनली हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य। अब ये क्या होता है? अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य सब एक जैसा नाम है लेकिन मीनिंग बहुत अलग अलग है। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपवर्तक। अपवर्तक यानी कि डिवीज़र। अपवर्तक को ही हम डिवीज़र बोलते हैं, जिसे फैक्टर भी कहा जाता है। तो अपवर्तक क्या होता है या डिवीज़र क्या होता है या फैक्टर क्या होता है? तो किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने वाला अपवर्तक कहलाता है। जैसे 16 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? तो 2 भी विभाजित कर देता है, 4 भी कर देता है, 8 भी कर देता है, 16 खुद कर देता है। तो 2, 4, 8 ये सभी 16 को पूरी तरह विभाजित कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 2, 4 और 8 प्रत्येक 16 का गुणनखंड है, या आप तो गुणनखंड कह लीजिए या कह लीजिए कि 2, 4 और 8 16 का अपवर्तक है। क्या है? अपवर्तक है। अब हम निकालेंगे या आगे पढ़ेंगे कि समापवर्तक क्या होता है। तो समापवर्तक में आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि समापवर्तक का मीनिंग होता है समान अपवर्तक। वे संख्याएं जो समान अपवर्तक रखती हैं, वे संख्याएं जो समान अपवर्तक रखती हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं समापवर्तक। जो अपवर्तक सेम होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं कि ये समापवर्तक हैं। किसके? उन संख्याओं के। आइए, अगर समझ में नहीं आया है तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है, हमारे पास 3 संख्याएं दे रखी हैं। क्या? 48, 64 और 72। तो हमें पता है कि 48 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 खुद। ऐसे ही देखेंगे कि 64 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 कर सकता है, 16 कर सकता है, 32 कर सकता है और खुद 64 भी कर सकता है। 72 को कौन कौन कर सकता है? तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72 खुद कर सकता है। तो ये संख्याएं अलग अलग हो गई और उनके अपवर्तक अलग अलग हो गए। अब हमें देखना है कि समान अपवर्तक किसके हैं या समापवर्तक कौन कौन है। तो इसमें देखिए कि कौन से अपवर्तक समान हैं। 1 तीनों में समान है, 2 भी तीनों में है, 4 भी तीनों का अपवर्तक है और 8 भी इन तीनों का अपवर्तक है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें कौन कौन से अपवर्तक यानी कि डिवीज़र या फैक्टर, तो कौन कौन से कॉमन डिवीज़र हैं या कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो वो कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2 हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। यानी हम कहेंगे कि 1, 2, 4, 8 संख्या 48, 64 और 72 का समापवर्तक है। क्या है? 1, 2, 4, 8 संख्या 48, 64 और 72 का समापवर्तक है। अब इसी से मिलता जुलता शब्द आता है जो हम आज तक सीखते आए हैं, महत्तम समापवर्तक या मौश। तो समापवर्तक जितने भी समापवर्तक हैं, जैसे ये समापवर्तक है 1, 2, 4, 8, ये समान अपवर्तक हैं या समापवर्तक हैं। तो इनमें से जो महत्तम हो, महत्तम का क्या मतलब होता है? जो सबसे बड़ा। तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वही इन संख्याओं का मौस है या महत्तम समापवर्तक है। तो आपको पता है इनमें से कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। तो कह सकते हैं 48, 64 और 72 का महत्तम समापवर्तक कौन है? 8 है। देखिए 48, 64, 72 का कौन है? तो 2, 4, 8 ही समापवर्तक है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है। तो अतः महत्तम समापवर्तक या मौसक कौन है? 8 है।
अब आगे हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो आइए पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 64 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 72 को 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये इन सब का क्या है, गुणनखंड है, या यूँ कहें कि फैक्टर है। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं। जो कॉमन है उन्हें आपस में गुणा करके लिख लीजिए और उनका गुणा कर दीजिए। जो संख्या आएगी वही इन संख्याओं का मौसा हो जाएगी। यानी कि ऐसे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूने 8। 8 क्या है, इस संख्या का मौसा है। दूसरा विधि, पहली विधि को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है भाग विधि। अब इसे कैसे, अगर बोले कि 24 और 32 का मौसा ज्ञात कीजिए, तो हमेशा याद रखिए जितनी भी संख्याएं दे उन सभी संख्याओं को पहले एक क्रम में लिखिए। क्रम में लिखने का मतलब या तो आरोही में लिख लीजिए या अवरोही में। कोशिश करिए कि आरोही में लिखिए। आरोही में लिखेंगी तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्या होगा कि आप सबसे छोटे वाले से जस्ट बड़े वाले को भाग दीजिए। तो इसमें 24 और 32 ये तो पहले से ही लिखा हुआ है आरोही में। तो 24 से भाग दीजिए 32 में, कितनी बार गया, एक बार गया। हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा, 8 बचा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस 8 को ही भाजक बना देते हैं। भाजक बना देते हैं मतलब डिवीज़र बना देते हैं, और हमारा भाज्य कौन हो जाता है, तो जो पहले डिवीज़र था या जो भाजक था वही अब यहाँ भाज्य हो जाएगा। यानी कि जो हमारा शेषफल बचा उसी से भाग देते हैं जिसमें पहले जिससे भाग दिया गया होता है। तो 24 से भाग दे रहे थे तो 24 में अब भाग दिया जाएगा। तो 8 × 24 0, यानी कि जिससे पूरी तरह ये भाग चली जाएगी वही इसका मौसा हो जाएगा। तो यानी 8, 24 और 32 का मौसा क्या है, 8 है। अब दूसरी संख्या देखिए, 48, 64, 72, ये तीनों क्रम से लिखे हैं आरोही में। अब 48 से भाग दीजिए 64 में, एक बार जाएगा। शेषफल हमारा 16 बच गया। तो 16 से अब क्या भाग करेंगे, 48 में भाग देंगे। तो 16 × 48 ही हो गया। यानी कि 16 से भाग गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि 16 इसका मौसा है, क्योंकि अभी तीसरी संख्या बची है। तो क्या करेंगे, 16 से अब तीसरी संख्या में भाग देंगे। तो 16 चौको 64, फिर कितना बचा, 8 शेषफल बचा। अब इस 8 से भाग देंगे किस में, 16 में। तो 8 दूनी के 16, कितनी बार गया, 2 बार गया। और किससे पूरी तरह विभाजित हो गया, 0 बचा शेष। तो 8 से, यानी कि 8 क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपवर्त्य। अपवर्त्य या गुणज, जिसको बोलते हैं मल्टीपल। यानी कि कोई पूछे कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य निकालिए या गुणज निकालिए, तो क्या कहेंगे, 18 का या किसी भी संख्या का, तो उसमें क्या करना है, सीधे गुणा कर देना है। प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दीजिए, वो सब उसके क्या होते हैं, गुणज होते हैं। या जो भी हमारा संख्या है उसको गुणनखंड के रूप में लिखिए। हर गुणनखंड उस संख्या का अपवर्त्य है। जैसे 18 को 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, तो इसमें 3 और 6, ये 2 या 9 या 1 या 18, ये सब क्या है, इसके गुणज हैं, इसके अपवर्त्य हैं। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर अपवर्त्य गुणज प्राप्त होते हैं। अगर गुणज की बात करता है या अपवर्त्य की बात करता है तो सीधा याद रखिए, प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक हैं, तो इनसे गुणा कर दीजिए। जैसे 2 के पूछे गुणज, तो 2 में पहले 1 से गुणा करिए, तो 2 × 1 मैंने कहा था, वो सब क्या हो जाएंगे इसके। फिर 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, ये अपवर्त्य हो जाएंगे। 16 के गुणज या अपवर्त्य, तो 16 में 1 से लेके उसके प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दीजिए। अब अगला बोला है समापवर्त्य, अर्थात समान अपवर्त्य। तो कोई भी 4 संख्या, जैसे कोई संख्या दे दे, 2-3 संख्याएं दे दे, अब उन सब के अपवर्त्य निकाल लीजिए और उन अपवर्त्य में कौन कौन सा कॉमन है या कौन कौन से सेम है, कौन कौन सा समान है,
वो जितने भी समान अपवर्त्य होंगे उन्हीं को बोलते हैं कि वो संख्याएं, वो समान अपवर्त्य वाली संख्याएं समापवर्त्य हैं किसकी, संख्याओं की। जैसे एग्जाम्पल देखिए, संख्या 1 3 6 9, इन सब का अपवर्त्य लिखिए तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, 3 का अपवर्त्य 3 6 9 18 ऐसे। फिर 6 का देखिए तो 6 12 18 24। फिर 9 का देखिए तो 9 18 27 36। इसमें आप कह सकते हैं कि 3 6 9, 9 के बाद आप बोल सकते हैं कि 12 15 फिर 18, यही है। आप आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर क्या है, अब इनमें कौन कौन से समान अपवर्त्य हैं, तो देखिए ये भी जाएगा तो एक टाइम आएगा जिसमें ये 18 आएगा, इसमें भी 18 आया, इसमें भी 18 आया और इसमें भी आया। तो ये क्या है, 18 इन सब का समान अपवर्त्य है। 18 वो संख्या है जो इन चारों संख्याओं की अपवर्त्य है। तो हम कहेंगे कि इन चारों संख्याओं का अपवर्त्य क्या है, तो वो है 18। अब जरूरी नहीं कि बस एक ही अपवर्त्य हो, अगला अपवर्त्य क्या आएगा वो, लेकिन कन्फर्म है कि 18 का गुणज रहेगा, 18 का अपवर्त्य रहेगा। इन मतलब अगर पहले अभी इन चारों संख्याओं का अपवर्त्य 18 है तो दूसरा अपवर्त्य क्या आएगा, दूसरा अपवर्त्य नहीं, दूसरा समान अपवर्त्य, दूसरा समान अपवर्त्य 18 का गुणज 36 54 72 ऐसे आएगा। फिर अब हम जानते हैं कि 1 3 6 9 का अगर कोई पूछे समान अपवर्त्य क्या है, तो समान अपवर्त्य 18 है। क्यों, अपवर्त्य 1 का अपवर्त्य ये सारे, 3 के अपवर्त्य ये सारे, 6 के ये, 9 के ये। लेकिन पूछे कि इन संख्याओं के समान अपवर्त्य क्या है, तो वो दिखेगा आपको 18 18 18 और 18, यानी कि 18 वो पहली समान अपवर्त्य है, समापवर्त्य है इन संख्याओं का। दूसरा 18 का गुणज हो जाएगा 36 54 72 ऐसे आगे। फिर अब अगर कोई आपसे पूछे कि समान अपवर्त्य तो आपने निकाल लिया, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य तो वही होगा ना जो सबसे पहले आया। तो सबसे पहला इसका अपवर्त्य इन संख्याओं का कौन सा आया है, वो 18 आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम जिसको हम कहते हैं 1 3 6 9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, वो होगा 18। चलिए अब देखते हैं लॉसव ज्ञात करना। लघुत्तम समापवर्त्य को ही लॉसव बोलते हैं या एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज या अपवर्त्य। याद रखिएगा, अपवर्तक हमने पढ़ा महत्तम समापवर्तक या अपवर्तक पढ़ा डिवीजर को, और मल्टीपल पढ़ रहे हैं अपवर्त्य को। तो अब आगे देखिए, अगर बोले कि 8 16 और 40 का क्या करना है, 8 16 और 40 का लॉसव या एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो दो विधि है। एक वही फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब गुणनखंड विधि, और दूसरा आएगा आपका भाग विधि। तो पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 16 को 2 × 2 × 2 × 2, 40 को 2 × 2 × 2 × 5। तो जो जो कॉमन है पहले उनको लिख लीजिए। पहले कॉमन है तो ऐसे, ये पूरा कॉमन है तो 2 लिख लिया, फिर ये कॉमन है तो ये लिख लिया, फिर ये कॉमन है तो ये लिख लिया। बचा क्या, 2 और 2 × 5, तो जो बच जाएगा उसको भी लिख देना है। लेकिन अगर जैसे यहीं पे दोनों में कॉमन होता तो उस दोनों में भी कॉमन बना देते हम। जहाँ भी अगर कॉमन बने उसको कॉमन बना दीजिए और उसको भी लिखना है, लेकिन आपको लिखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो 3 कॉमन थे, 2 बचे थे, 2 यहाँ बचा था, 5 यहाँ, तो 2 और 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80। तो 8 16 और 40 का लॉसव क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं अगला कि भाग विधि से कैसे करेंगे। तो भाग विधि से हम करेंगे, देखिए 7 14 35 और 28 का लॉसव ज्ञात कीजिए या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो 7 14 35 28 एक साथ लिख दिया। सबसे पहले भाग देंगे छोटी संख्या 2 से, देखते हैं कि 2 से कोई कट रहा है तो हाँ ये संख्या कटेगी और ये कटेगी, तो काटते हैं। 2 से भाग दिया तो 7 में तो भाग जाएगी नहीं, तो 7 को कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे। 14 में जाएगी कितनी बार, 7 बार, लिख दिया। 35 में नहीं जाएगी, कॉपी कर लेंगे। 28 में कितनी बार जाएगी, 14 बार, लिख लिया। फिर अब कोई संख्या बचती है जो 2 से जाएगी, तो हाँ ये है, तो 2
7 में नहीं जाएगी 7 कॉपी, 7 कॉपी 35 में नहीं जाएगी 35 कॉपी, और 14 में जाएगी कितनी बार? 7 बार। अब 3 से क्या इसमें से कोई कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से हाँ ये कटेगा, तो 7 7 और कितनी बार जाएगा ये? 7 बार, 7 कॉपी। जिसमें भाग नहीं जाती उसको हम सीधा सीधा एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, तो 7 से सब में भाग चला गया, सब 1 1 1 1 हो गया। लास्ट में हमें 1 लाना है, मतलब पूरी तरीके से भाग चली जानी चाहिए। अब जो इधर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूने 4, 25 20, 7 140, यानी कि 7 14 35 और 28 का लॉसो या एलसीएम क्या आएगा? तो वो आएगा 140। अब मौसो तथा लॉसो में एक संबंध होता है जो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाता है। हम देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अगर मौसो और लॉसे से कोई सवाल आया तो ज़रूर है कि इसी पे होगा। चलिए तो देखते हैं कि क्या है। तो हम ये कह रहे हैं, या मौसो और लॉसो में जो संबंध है वो ये बताता है कि दो संख्याओं के मौसो तथा लॉसो का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जैसे कोई भी दो संख्या दे दी है, दे 20 और 10, दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों का जो मौसो और लॉसो होगा उनका गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब 20 गुणे 10 200, ये संख्याओं का गुणनफल 200 है। आप इसका मौसो और लॉसो ज्ञात कीजिएगा, उसका गुणनफल निकालिएगा, देखिएगा वो भी 200 आएगा। मतलब दो संख्याओं का मौसो और लॉसो यानी कि मौसो गुणे लॉसो बराबर होगा प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके मौसो और लॉसो के बराबर होता है। याद रखिएगा ये केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। अब इस चैप्टर में है अगला भाज्य एवं अभाज्य। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों लेक्चर 2 में हमने बहुत ही अच्छे से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझाया हुआ है। तो जिसे अभी तक ये नहीं पता है वो मेरे चैनल के लेक्चर नंबर 2 देख लें, उसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मिल जाएगी। लेक्चर 2 का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अब एक आखिरी सवाल करते हैं। ये हमारे एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप देखिए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 8 और 12 से विभाजित हो। तो आप सोच के बताइए कि 4, 8 और 12 से विभाजित हो, मतलब कि 4, 8 और 12 का क्या होना चाहिए? अपवर्त्य होना चाहिए। 4, 8 और 12 का अपवर्त्य होना चाहिए। अपवर्त्य याद रखिएगा, अपवर्त्य। अपवर्त्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें वो 4 के साथ कोई गुणा हुआ हो, फिर 8 का कोई गुणा हुआ हो और 12 का कोई गुणा हुआ हो। हमें पता है कि जब किसी भी संख्या का अपवर्त्य निकालते हैं तो उसमें प्राकृतिक संख्या का गुणा करते हैं, और अगर वो संख्या अपवर्त्य है तो जिस संख्या का अपवर्त्य है उससे तो भाग जाना जाहिर सी बात है। तो हमें 4, 8 और 12 का पहले क्या निकालना होगा? समापवर्त्य निकालना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 4, 8 और 12 तीनों से विभाजित है, मतलब वो संख्या जब तीनों से विभाजित है मतलब समान अपवर्त्य है। और हम सबसे पहले तो सबसे छोटी वाली अपवर्त्य निकाल लें, समान अपवर्त्य, जिसे क्या कहते हैं? LCM। देखिए सवाल में ही कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले LCM निकालना है। कैसे? तो अगर वो जो भी संख्या दी, सवाल में समय नहीं लगेगा लगाने में, लेकिन आप अगर एक बार इसे समझ जाते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। बोला है छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से विभाजित हो। तो आपको भी पता है कि 4, 8 और 12 से विभाजित होने के लिए इन तीनों की अपवर्त्य होनी चाहिए। अपवर्तक नहीं, अपवर्तक नहीं। अपवर्तक क्या होता है? तो अपवर्तक गुणनखंड होता है, डिवीज़र होता है। वो इन संख्याओं को भाग देगा।
जो भी हमारा अपवर्तक होता है वो इन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये संख्याएं उस दूसरी वाली संख्या को विभाजित करें। जो कोई भी संख्या हो ये तीनों उसको विभाजित करें, न कि वो संख्या इन तीनों को विभाजित करे। तो अगर ये इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही है, इन तीनों संख्याओं से, मतलब हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, अपवर्त निकालना है। अपवर्त निकालना है और वो तीनों को विभाजित करती, मतलब समान अपवर्त निकालना है। और समान अपवर्त निकालना है, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, वो 3 अंक की सबसे छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले सबसे छोटी समान अपवर्त निकाल लें, सबसे छोटी, जिसे कहते हैं लघुत्तम या LCM, तो क्या करें, 4, 8 और 12 का LCM निकालें। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 12, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 से जा रहा था तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर अभी 2 से जाएगा तो 2 1 4, 2 3 6। कोई संख्या है जो 2 से कटेगी, हाँ, तो ये 2 1 1 3 ने नहीं गया, कॉपी कर लेंगे। 3 से देखेंगे तो 3 से कट जाएगा। LCM कितना आ गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आया, 2 दूना 4, दूना 8, तरीके 24। 24 हमारा क्या हुआ, LCM हुआ। यानी कि 24 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से, 24 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी। लेकिन ये तो 2 अंक की है, हमें कितने अंक की चाहिए, 3 अंक की चाहिए। हमें पता है कि जो भी वो संख्या होगी 3 अंक की, आपको तो पता ही है कि वो 24 का ही अपवर्तक होगी। मैंने बताया था अभी पीछे कि जो समान अपवर्तक होते हैं वो सबसे छोटी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अगला अपवर्तक कौन सा होता है, तो इस अपवर्तक की अपवर्तक होती है, या यूँ कहे कि इस अपवर्तक का प्राकृतिक संख्याओं से गुणा जो करते हैं वही होता है। तो प्राकृतिक संख्या से गुणा करिए, ऐसे संख्या से गुणा करिए जब ये 3 अंक का हो जाए। तो 24 का 24 48, 24 72, 24 चौको 96, 24 पंजे 120। यानी कि कितनी बार में, 5वीं बार में ये 3 अंक में पहुँचेंगे, क्योंकि हमें 3 अंक की चाहिए। तो पहली बार ये 3 अंक में कब पहुँचता है, जब 24 का गुणा हम 5 बार करते हैं। वो कितना है, 120। यानी कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या वो होगी 120। एक और तरीका है, देखिए ये तो सीधे अगर हमें नहीं समझ में आया तो और कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, उसमें भाग दे दीजिए 24 से, तो 24 चौको 96, कितना बचा, 4 बचा है। यहाँ माइनस किया तो कितना बचा है, 4। अब अगर 4 हम माइनस कर दें, जो संख्या हमारी थी 3 अंक की सबसे छोटी 100, उसमें से 4 माइनस कर दें तो पूरी तरह से भाग चली जाएगी। लेकिन वो 4 माइनस करने के बाद ये 2 अंक की हो जाएगी। हमें कितनी चाहिए, 3 अंक की, तो अभी 4 शेष बच रहा है। और इसमें कितना ऐड कर दें कि 24 में पूरा भाग चला जाए, तो ये 4 पहले से है, 24 से में भाग जाना चाहिए, तो 20 ऐड कर देंगे। यानी उस संख्या, जो संख्या हमने लिया है पहले, उसमें 20 ऐड कर दीजिए, 24 से भाग चला जाएगा। यानी कि 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।